गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। यह मुलाकात ममता बनर्जी के आवास पर हुई। दोस्तों, बनर्जी को अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश देश भर की अदालतों में लंबित मामलों के विषय पर होने वाले सम्मेलन में आमंत्रित कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे दिल्ली पहुंची। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद से ममता बनर्जी कई दफे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की बात कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक सप्ताह में बच्चों की चौथी कोरोना वैक्सीन आई। एक्सपर्ट ग्रुप ने दी सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्स को मंजूरी। 12 से 17 साल वालों को लगेगी। जी हां दोस्तों, देश में 12 से 17 साल की उम्र वालों के लिए एक और नई कोरोना वैक्सीन मिल गई है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने शुक्रवार को इस आयु वर्ग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोवैक्स को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, एक सप्ताह में देश के अंदर बच्चों की तीसरी वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। इससे पहले 3 वैक्सीन मंगलवार को मंजूर कर दी गई थी। इससे पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार को घोषणा की थी कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर वह शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी करेगी। यह अधिसूचना शुक्रवार को एनटीएजीआई की बैठक में की जाने वाली सिफारिशों पर आधारित होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का अनुमान, इन 2 राज्यों में 2 मई से होगी बारिश। जी हां दोस्तों, भीषण गर्मी से जूझ रहे देश के कुछ राज्यों के लोगों के लिए राहत की खबर आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में 2 मई से बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बारिश के बाद गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार 2 से 4 मई तक राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावनाएं हैं। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने कहा कि इससे तापमान 36 और 39 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 4 मई को अंडमान सागर में एक चक्रवात विकसित होगा, जिसके बाद 5 मई को निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और इसके प्रभाव से तापमान में गिरावट होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी भारत के ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में तापमान पहले ही गिर चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर का हब बनेगा भारत, ग्लोबल सप्लाई चेन में होगा मुख्य भागीदार। जी हां दोस्तों, सेमीकंडक्टर की कमी से जूझ रहा भारत आने वाले समय में सेमीकंडक्टर का हब बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर के ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को एक मुख्य भागीदार के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में भारत का प्रयास जारी है। दोस्तों, बेंगलुरु में आयोजित 3 दिवसीय सेमीकंडक्टर इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में बदलाव हो रहा है। इस मौके को भुनाने के लिए भारत को हाईटेक, अच्छी गुणवत्ता वाले और विश्वसनीय उत्पादों पर फोकस करना चाहिए। सेमीकंडक्टर भी उन्हीं में से एक है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर कई तरीकों से अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने कहा कितनी भी फौज ले आए, जम्मू कश्मीर पर तो पाकिस्तान से बात करनी ही पड़ेगी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान का राग आलापा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस मामले में पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, बिना बातचीत के समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कई मुद्दों पर आज तक को अपने विचार बताए। मुफ्ती ने कहा कि अस्पा की वजह से घाटी के लोग परेशान हो गए हैं। जब सुरक्षा बलों को इतनी ताकत दी गई, फिर भी सरपंच मर रहे हैं, लोगों पर गोलियां चल रही हैं। मेरे मुताबिक हमारे घर में ही कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं हम ही फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान से बात करने के बजाय कोई दूसरा चारा नहीं है। कितनी भी फौज ले आए, बात तो करनी ही पड़ेगी। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति को लेकर भी उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उनकी नजरों में केंद्र द्वारा कश्मीर को बर्बाद किया जा रहा है। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से केंद्र की सरकार खत्म करना चाहती है। केंद्र सरकार हमारा वजूद खत्म करना चाहती है, शायद इसलिए क्योंकि यह मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य है। हर तरफ से हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस के निशाने पर था जेलेंस्की और उसका परिवार, यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा, हत्या के लिए हुआ था हमला। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुलासा किया है कि रूसी सैनिक उन्हें और उनके परिवार को पकड़ने के लिए काफी करीब पहुंच गए थे। उन्होंने टाइम्स पत्रिका को दिए इंटरव्यू में यह बात कही। एक बातचीत में प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने रूस की सैन्य कार्रवाई को एक गलत कदम करार दिया। इस भीषण युद्ध से जुड़ी घटनाओं को याद करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी एलेना जेलेंस्की ने अपनी 17 वर्षीय बेटी और 9 वर्षीय बेटे को यह बताने के लिए जगाया कि बमबारी शुरू हो गई है। रूसी सेना भारी गोलाबारी कर रही थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि वोलोदिमीर जेलेंस्की उनके निशाने पर थे, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफिस उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान नहीं था। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया था कि एक रूसी स्ट्राइक टीम उन्हें और उनके परिवार को मारने या पकड़ने के लिए कीव में पैराशूट किया गया था। रूस के हमले से एक दिन पहले रात को बत्तियां बंद कर दी गई और प्रेसिडेंट हाउस परिसर के अंदर गार्ड जेलेंस्की और उनके सहयोगियों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और असॉल्ट राइफल लेकर तैनात थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार सेंसेक्स 660 पॉइंट गिरावट के साथ 57,060 पर हुआ बंद। निफ्टी 142 अंक गिरा। कोटक बैंक और सन फार्मा टॉप गेनर्स रहे। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के 5वें कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 460 अंक यानी कि 0.80% की गिरावट के साथ 57,060 पर, जबकि निफ्टी 142.5 यानी कि 0.83% की गिरावट के साथ 17,102 पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स में सन फार्मा, कोटक बैंक, एचडीएफसी, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर और डॉक्टर रेड्डीज में सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी रो पड़े, कहा जालिमो हम तुम्हारे जुल्म से नहीं डरने वाले। जी हां दोस्तों, हैदराबाद में नमाज के बाद लोगों से बात करते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी रो गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि खरगोन में मुसलमानों के घर तोड़ दिए, जहांगीरपुरी में उनके साथ हिंसा हुई, लेकिन वे मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं। उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि देश में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी नजरों में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर सीधे तौर पर एक धर्म के खिलाफ कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि हिम्मत मत खोना आप लोग, जालिमो तुम भी सुनो, मुझे इस मौत से कोई डर नहीं लगता है। हम तुम्हारे जुल्मों से नहीं डरने वाले हैं। तुम्हारी हुकूमत भी हमें नहीं डरा सकती। हम सब्र से काम लेंगे लेकिन मैदान कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेल रोड बिजली के तार अब सुपर फास्ट होगा, सबको किराए पर देने का काम। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने राजकोष की हालत मजबूत करने के लिए एसेट मोनेटाइजेशन का प्रोग्राम तैयार किया है। इसमें पावर लाइन, गैस पाइपलाइन, सड़क और रेलवे की संपत्तियों को मोनेटाइज किया जाना है। दोस्तों अब सरकार इस प्रोग्राम पर सुपरफास्ट तरीके से आगे बढ़ना चाहती है ताकि वित्त वर्ष 2022-23 के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। दरअसल दोस्तों सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में एसेट मोनेटाइजेशन से 1.62 लाख करोड़ रुपए की धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा है। ईटी की खबर के मुताबिक इस काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा शुक्रवार को एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इसमें 12 अहम मंत्रालयों के सचिव शामिल होने वाले हैं। बैठक में मोनेटाइजेशन टाइमलाइन तय करने का काम होगा। साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 की डेडलाइन मिस करने वालों से एक्सप्लेनेशन भी मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खालिस्तान पर सुलगा पटियाला, सिख और हिंदू संगठन आपस में भिड़े, फायरिंग, पत्थर और तलवारें चली, कर्फ्यू लगा, धारा 144 हुई लागू। जी हां दोस्तों, पटियाला में शुक्रवार को खालिस्तान विरोधी मार्च पर सिख और हिंदू संगठन आमने सामने आ गए। हिंदू संगठन मार्च निकालने की तैयारी में थे। इसी दौरान कुछ सिख संगठन इसका विरोध करने लगे। इस वजह से माहौल इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया। इस बीच एसएचओ को हाथ में चोट लग गई। इसके बाद हालात संभालने के लिए एसएसपी ने हवाई फायरिंग की। इस घटना के बाद जिला मजिस्ट्रेट से पटियाला में कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी चंडीगढ़ में पुलिस अफसरों से मीटिंग की, जिसमें इस घटना को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। दोस्तों यहां शिवसेना ने खालिस्तान के खिलाफ पुतला फूंक प्रदर्शन की तैयारी की थी। इसका पता चलते ही खालिस्तान समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। वहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया और वापस भेज दिया। हालांकि सिख संगठनों के सदस्य काली माता मंदिर में तलवारें लेकर पहुंच गए। यहां दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट भाटे चले।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोमेटो ने डुबई निवेशकों की लुटिया, रिकॉर्ड लो पर पहुंचा कंपनी का शेयर। जी हां दोस्तों, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के शेयर ने निवेशकों को जोर का झटका दिया है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को इंट्राडे में जोमेटो का शेयर 71.10 रुपए के रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया। बाद में इसमें थोड़ा सुधार हुआ और यह 2.51% की गिरावट के साथ 72 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों पिछले 5 दिनों में यह शेयर 11.39% गिर चुका है। वर्ष 2022 में अब तक इस शेयर में 50% तक की गिरावट आ चुकी है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत निवेशकों का इस स्टॉक पर भरोसा अब डगमगाने लगा है। मार्च 2022 में समाप्त तिमाही में घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने अपनी 2.82% हिस्सेदारी में से 8.3 करोड़ इक्विटी शेयर यानी कि 1.1% हिस्सेदारी बेच दी है। एफपीआई ने जोमेटो में मार्च तिमाही में अपनी हिस्सेदारी 0.9% कम की है। दिसंबर तिमाही में एफपीआई की हिस्सेदारी 10.17% थी।